सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होगी यानी 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है, उस बोर्ड परीक्षा के अंदर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए जो बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर का हम ऑथेंटिक सॉल्यूशन आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप पूरा देखें। हम शॉर्ट में इसको पूरे को सोल्व करके आप तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं, सभी तक इसको भेजें। तो चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं इस बार जो पेपर होगा वो खंडों में डिवाइड होगा। ये जो पहला खंड है, इस खंड के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एफएसएल के प्रश्न होंगे। और आप सभी जानते हैं ये कितने प्रश्न आएंगे, टोटल 15 प्रश्न होंगे ये, ठीक है। और आपको पता है पूरे पेपर के अंदर कुल मिला के छोटे बड़े सभी मिला के एफएसएल को मिला के 51 क्वेश्चन हो जाते हैं। और वैसे अगर टोटल जो सभी को एग्जाई करेंगे प्रश्नों को, तो वो टोटल प्रश्न होंगे इसके अंदर 22 प्रश्न, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इसके डिवाइडेशन हो जाएंगे, यानी इसके अंदर 15 क्वेश्चन एफएसएल के होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये मतलब आपको परीक्षा के अंदर बहुत अच्छी करेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो पहला विश्व युद्ध शुरुआत होता है 1914 में। दूसरा क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखिए, भाप के इंजन से संबंधित कौन व्यक्ति है। भाप के इंजन को आप जानते ही हैं, जेम्स वाट है, ठीक है। और फिर 1780 के अंदर एक किताब आई थी, बंगाल गजट पत्रिका है ये किस प्रारूप में थी, ये आप सभी जानते हैं, ये कैसी थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल पूछा है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी है, ठीक है। पठारी भाग कितने परसेंट है, तो आप ये ज्योग्राफी वाले भाग से प्रश्न है, तो ये कितने परसेंट है, ये 27% है। और अगर आप थोड़ा सा इधर भी देख लें, देखो ये 43% आपको ध्यान मैदान है और 30% क्या है, ये 30% है पर्वत है। अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है, ये तो बड़ा आसान, राजस्थान में है, ठीक है। फिर इसके बाद में भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा नंबर है। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है। पहला नंबर किसका है, चीन का है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से जल संचार का प्रकार कैसा है। तो जल संचार कैसा है, जल संचार सीधी सी बात ये है, समुद्री परिवहन है, सॉरी जल परिवहन का है, जल परिवहन, ये समुद्री परिवहन है। इसके बाद में सिंहली किस देश की राजभाषा। तो सिंहली किस देश की, ये श्रीलंका। श्रीलंका में जो विवाद हुआ था और वो सिंहली और वहाँ के जो तमिल थे उनके बीच में विवाद, सिंहली को राजभाषा घोषित किया था, तो ये विवाद वाली भाषा है सिंहली। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, आज की तारीख तक 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, 2011 की जनगणना, ठीक है। अभी 2021 की तो हुई नहीं है, होनी थी, कोरोना आ गया, लेकिन अभी 11 के आंकड़े ही किताबों में चल रहे हैं। तो कितना है ये लिंगानुपात, 9 से 19 है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक, बीएसपी, ठीक है ना। बीएसपी आप जानते हैं, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या, हाथी है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है, कौन था, इसका संस्थापक था काशीराम, ठीक है। और अगला प्रश्न देखें, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन सा एरिया है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, प्राथमिक क्षेत्रक। और अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है, साहूकार नहीं है, ठीक है ना। बैंक और सहकारी समितियां तो हैं ही, साहूकार नहीं है, अनौपचारिक माता ही है। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कौन बनाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब खालिस्तान भरो, खालिस्तान भरो, देखो इसमें आपको पता है प्रश्न नंबर 2 खालिस्तान का आता है। और ये 2 नंबर का, ये सॉरी 1-1 नंबर के सारे हैं ये।
और खालिस्तान के कितने आएंगे, ये 7 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 7 अंक के होते। तो ऊपर वाले जो है वैसे थे ना वो 15 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, और ये सारे ऊपर के कितने हो गए थे 15 अंक के। बड़े आसान है इस बार तो 10वीं करना, अच्छे स्कोर लाना, बड़ा ही शानदार मौका है आपके पास। तो सब तक भेज दें इसको। फिर देखो प्रश्न मिला लो आप। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब लगी थी, ये कपड़ा मिल लगी थी 1854 में, ठीक है, 1854 में। यहाँ आप 1854 भरेंगे, ठीक है। फिर अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही पूछ सकते हैं ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम, तो गुलामगिरी। तो ये ध्यान में रखें, इससे मिलते जुलते मिल जाएंगे। आप ये कहोगे हूबहू यही मिले, इसको अगर आप देख लेंगे तो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, हूबहू भी मिल जाएंगे ये। फिर अगला प्रश्न है कच्चा तेल क्या है, ये है गैर नवीकरण। तो इसमें क्या भरेंगे, गैर नवीकरण। इसमें आएगा आपके नवीकरण भरना है, ठीक है ना। आपको पता है ना नवीकरणीय साधन और नवीकरणीय होते हैं, गैर नवीकरण। फिर अगला प्रश्न है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्रीकरण क्या कहलाता है। अब ये तो सीधा सा वैश्वीकरण है, ठीक है ना, वैश्वीकरण है ये। अब लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आपको मैं बता दिया, बोल के बता रहा हूँ, आप इसके अंदर भर ले, वैश्वीकरण है ये। और फिर अगला है शिरोमणि अकाली दल का संबंध कौन से राज्य से है, पंजाब से है, ठीक है ना, पंजाब है, पंजाब में है ये पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है ये पंजाब। फिर अगला प्रश्न है शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। तो यहाँ क्या आएगा, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो खालिस्तान क्या भरेंगे आप, लोकतांत्रिक। फिर अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो ये किसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, बांधों को, बांध थे, बांध जो भी थे उनके बारे में इनका स्टेटमेंट था, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। इसके बाद में अपना आ गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये 10 नंबर के रहेंगे, एक एक लाइन में उत्तर देने हैं। तो मैं लिख तो पा नहीं रहा हूँ, मैं वैसे बता दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है बेगार। तो बेगार क्या है आपको पता है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या है, बेगार है। इसके बाद में अगला है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल क्या था, एक्चुअल में ये एक बुनाई से जुड़ी हुई मशीन थी जिसमें ताना बाना बुनना जो है वो काम हुआ था, और इसमें पुली और रस्सी इनके सहारे चलती थी। शॉर्ट में लिखना है, देखो इसके अंदर क्या है, एक शब्द में या एक लाइन में, ठीक है, इससे ज्यादा उत्तर नहीं है। फिर अगला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ये है जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। और फिर अगला सरकार के 3 अंग, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सरकार के 3 अंग कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और वर्ण व्यवस्था से क्या समझते हैं, देखो इसमें ये एक जातियों का पदानुक्रम है जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक ताने बाने में दूसरे से ऊपर बने रहना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था है। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन देता है, ये देता है चुनाव आयोग, ठीक है ना, चुनाव आयोग देता है ये चुनाव आयोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। ये राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसको जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये क्या है, यानी एक साल के भीतर, यानी देश की सीमाओं में एक साल के भीतर तीनों जो क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी अंतिम लेवल पे वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो जाती उनकी वैल्यू जो है वह सकल घरेलू उत्पाद। फिर अगला प्रश्न है, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है वही क्या कहलाती हैं, ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये कहलाती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज।
मल्टीनेशनल, अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और हिंदी में सीधा सा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था? ये बना था 1972 में बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। फिर देखो अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? बड़ा आसान प्रश्न है, अपने को शॉर्ट में लिखना है। तो इसमें देखो असक्षमता बनती है, इसके अलावा हृदय गति, ठीक है, इसमें असर पड़ता है, रक्तचाप में असर पड़ता है, उत्तेजना भी प्रभावित होती है, मानसिक व्याधियां भी इससे उत्पन्न होती हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण के असर है। फिर आ गया अपना खंड ब, ऊपर वाला तो जो खंड था वो था ए, बड़ा ही आसान खंड था, एक एक नंबर के प्रश्न, ठीक है। तो ये 32 नंबर ऊपर वाले खंड से बड़े ही आपके इजी बनने वाले हैं। देखो इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक ये कितने में? 50 शब्दों में लिखना है, और 50 शब्द आप कम से कम ये मान के चलो 5 एक लाइन में भर दो, ठीक है, ज्यादा मत करना। ये 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, तो 2-2 नंबर के रहेंगे, और ये कितने अंकों के हो जाएंगे? ये 24 अंकों के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? अब सीधी सी बात ये है, साइमन कमीशन भारत आया, देखो उस टाइम में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उसके जवाब में ये बनाया था। और इसमें क्या बात थी? इसमें भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था बनानी थी उसकी कार्यशैली का अध्ययन और सुझाव देने से संबंधित था, ठीक है। इसमें कोई भी आदमी इंडियन नहीं था। और अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद में क्या योगदान दिया? तो देखो इसमें एक तो आप 2 बिंदु का जिक्र है। तो पहली बात तो इसके द्वारा क्या हुआ, जो भी स्थानीय अखबार छपे और उनके द्वारा क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन की जो करतूत थी उनका जनता तक पहुंचना आसान हुआ। और दूसरी अगर बात करें तो जो भी समाज सुधारक उस जमाने में थे उनके विचार जो है वो किताबों में, अखबारों में छप छप के जनता तक पहुंचे, ये असर हुए। फिर अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब सीधी सी बात ये, सत्ता की साझेदारी तो इसमें 2 तरफ पूछने हैं। पहली बात तो ये है, सत्ता की साझेदारी के द्वारा जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच में टकराव जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें तो इसमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। फिर अगला प्रश्न, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाती है। 2 बातें पूछी हैं। तो पहली बात तो भारत का जो संविधान है उसमें किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। और दूसरा इसका जो बिंदु है वो संविधान के अंदर सभी धर्मों को मानने के लिए लोगों को स्वतंत्र रखा गया है, किसी भी धर्म को वो मान सकते हैं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो संविधान में उसके लिए क्या है, सजा के प्रावधान है। फिर अगला जो प्रश्न है, राजनीतिक दलों में सुधार के 2 बिंदु लिखने हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के 2 बिंदु, तो आप देखो, एक तो आप दिमाग से कर सकते हैं, एक तो इसमें जो दल बदल कानून अभी है इसको सख्त करने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरा इसके अंदर आ सकता है कि जो भी अपराधी हैं उनको राजनीति के अंदर एंट्री के लिए बड़ी सख्ताई होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां, देखो इसमें एक तो सीधी सी बात यह है कि विकास दर जो है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहाँ हैं वहाँ काफी बेहतर रहती है। दूसरी जो है आय का जो वितरण है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहाँ पर है उसके अंदर असमानताएं बहुत कम है। तो ये हो गए आपके छोटे वाले, अभी छोटे ही चल रहे हैं प्रश्न, 2-2 नंबर वाले हैं, 5 लाइन के अंदर जिनका उत्तर आप कर रहे हैं। देखो ये अच्छा प्रश्न आ गया, धारणीयता विकास के लिए क्यों जरूरी है। अब पता है धारणीयता में क्या आएगा, यानी भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे, ऐसा विकास धारणीय विकास है, ठीक है। फिर विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो भी व्यापार होते हैं उन व्यापारों के ऊपर सरकारों के द्वारा जो अवरोधक या जो प्रतिबंध हैं
उनको कम करना, ये है उदारीकरण। फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी? तो उपभोक्ता आंदोलन चले। उपभोक्ता आंदोलन चलने के बाद में क्या हुआ, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए इस कानून को बनाना जरूरी हो गया। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कौन सी साल बना, या 1986 के अंदर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बना? तो सीधी सी बात है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसके अंदर देखो, एक तो सीधी सी बात ये है, जो स्ट्रिप फार्मिंग आती है, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टीदार खेती, और एक समोच्च जुताई, और अगर आप और लिखें तो इसमें शेल्टर बेल्ट। ये मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा पेपर बचा हुआ है, फिर आप कहोगे कि सर वीडियो बड़ा हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी निपटे। फिर अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 लक्ष्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन के देखो, पहला लक्ष्य, तो वहाँ जो भी विस्थापित हुए थे, बांध की जद में जो आ गए, उन विस्थापित यानी जो गरीब वहां से विस्थापित हुए, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था। और दूसरा जो इश्यू है, यानी बांध के डूब एरिया के अंदर जो जंगल आ गए, ये इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय मुद्दा, इसके ऊपर बड़ा आंदोलनकारियों का फोकस रहा है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक और हिमालय पर्वतमाला में कम हुआ है। तो हिमालय पर्वतमाला में कम विकास क्यों हुआ? देखो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, जो जमीन होती है वो ऊंची नीची होती है, इसके कारण विकास नहीं। जनसंख्या इधर विरल है और आर्थिक अवसरों की इधर क्या है, कमी है, इस वजह से यहाँ पर रेल परिवहन का विस्तार कम हुआ है। फिर आ गया अपना खंड स। खंड स के अंदर जो प्रश्न आएंगे ना, वो कैसे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका 100 शब्दों के अंदर आप उत्तर करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये कितने अंकों के रहेंगे? ये 3-3 अंकों के रहेंगे। तो कितने अंकों का हो गया ये मैटर? ये 12 अंकों का आएगा आपके पास दीर्घ उत्तरीय खंड स का एरिया। अब पहला प्रश्न देखो, अथवा में आएंगे चावल की खेती। चावल खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये इसमें आप पॉइंट बना के आप करोगे ना, तो क्या है कि आपका पेज भी कवर होगा और अगले को चीजें जो है स्पष्ट होंगी। तो देखो इसके अंदर एक तो बात आप ये लिखें, विश्व के अंदर 2nd पोजीशन है भारत की, और बेस्ट पोजीशन आपको पता है किसकी? चाइना की। फिर एक पॉइंट आप नोट करें, इसमें खरीफ फसल है ये, ठीक है। फिर आप टेम्परेचर लिखें, टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर चाहिए इसके लिए। और फिर आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर होती। एरिया का भी मेंशन कर दें, जैसे उत्तरी मैदान, उत्तर पूर्व का मैदान है, तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, इनमें ये खेती होती है, ठीक है। और अथवा में अच्छा प्रश्न है, गहन जीविका खेती क्या है, और इसको समझाना है, समस्या भी बतानी है। तो गहन जीविका खेती क्या है? गहन जीविका खेती में क्या है, ये उन एरियाओं में हो रही है जहां पर जमीन पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहां हो रही है। और ये कौन सी है? इसमें श्रम गहन खेती है ये। और यहाँ पर क्या है, जमीन सीमित होगी, पैदावार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए क्या है, इस पे जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत होती जा रही है। और आप इसका विस्तार भी कर दें, क्योंकि मैं विस्तार करूँगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बातों में समय ज़्यादा जाया करें। और फिर आगे अपन प्रश्न नंबर 17, 1929 की महामंदी को समझा दें और 2 कारण भी लिख दें। अब पता है 1929 की महामंदी यानी दुनिया के ज़्यादातर एरिया के अंदर क्या हुआ था, उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार सब में गिरावट आ गई थी। और क्या हुआ, इसका कारण है तो एक तो ये था कि जो उत्पादन किसान कर रहे थे ना, खूब कर रहे थे, खूब उत्पादन करने लगे, उत्पादन ज्यादा हो गया तो कीमतों में गिरावट आ गई तो उनकी आय घट गई। उस आय को बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, और उत्पादन बढ़ा दिया, इतना उत्पादन बढ़ा दिया कि माल ही सड़ गया। तो ये बड़ी समस्या हुई। फिर क्या हुआ, एक अमेरिका वाला कर्ज का मामला था, उद्योगपतियों के ऊपर कर्ज का बोझ जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये कई फैक्टर थे, अपन सारों की जिक्र यहाँ नहीं करें, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप डिटेल कर लें। फिर ये देखो गिरमिटिया प्रथा,
का अर्थ बताओ और अध्याय के अंदर जो भी बातें आई हैं यानी उनकी हालतों का जिक्र कीजिए। आप जानते हैं गिरमिटिया मजदूर क्या थे? ये जो भारत से अंग्रेज अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को बाहर ले जाते थे, वो गिरमिटिया मजदूर एक एग्रीमेंट करते थे, एक अनुबंध करते थे। बड़ी ही विकट स्थितियों में ये काम करते थे। काम की दशाएं इनकी कठोर थी, काम इनसे दिन रात काम करवाते थे। इनको घर वापसी के लिए अनुबंध होता था, 5-5, 10-10 साल से घर नहीं आने देते थे। तो ये हालत जो है और भी आपने पढ़ी है, सारी हालतों का जिक्र करें। फिर अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था। ये अथवा में है, देखो अथवा में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेंगे। ये प्रश्न जो है ना ये अथवा में आएंगे, बड़े वाले प्रश्न, ठीक है ना, 3-3 नंबर वाले। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखो आप लिखें तो ये क्या है कि लेवल में है, लेवल है, ठीक है, स्तरीय व्यवस्था। ये एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा स्तर होते हैं शासन के। फिर इसके अंदर अगली बात आप लिखे हैं विभिन्न स्तरों के ऊपर जो अधिकार डिवाइड है इनके, ठीक है। और फिर इन सारे लेवलों के ऊपर इनको वित्तीय स्वायत्ता दे रखी है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, उनको आप लिखें। फिर 1992 अथवा में दूसरा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 में क्या हुआ था, जो स्थानीय लोकल बॉडीज हैं उनके शासन के लिए नियम बना था। और उसके अंदर क्या हुआ था कि जो स्थानीय निकाय है, यानी जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, उनके लिए चुनावों की गाइडलाइन तय हुई थी। और 5 साल में चुनाव होंगे, सीटों का आरक्षण का जिक्र हुआ, ठीक है ना, महिलाओं के आरक्षण का जिक्र हुआ और उनको वित्तीय स्वायत्ता, वित्तीय सक्षमता प्रदान की गई। ये सारी बातें थी, ये पहले नहीं थी, ठीक है। और अगला प्रश्न आ गया बेरोजगारी का, 19 नंबर प्रश्न बेरोजगारी से। अब बेरोजगारी क्या है ये तो आप लिख देंगे, ठीक है ना। और रोजगार के अवसर नहीं होना, ठीक है, प्रकार लिख दें आप। एक तो सीधी सी बात ये छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। एक ही खेत के अंदर जैसे 2 आदमियों का काम है, 5-7 लग गए, ठीक है, उसी के अंदर छिप गए तो वो छिपी हुई बेरोजगारी। एक देखो इसमें खुली बेरोजगारी आती है, ठीक है, कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, तो ये बेरोजगारियों का जिक्र करें। अथवा में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर का प्रश्न आया ना, तो आप ऐसे करें, ये बीच में लाइन खींच के, जैसे इधर तो आपने सार्वजनिक क्षेत्र का विवरण कर दिया और आप इधर क्या करेंगे, निजी क्षेत्र लिख के और उसका पॉइंट बना के करें। पॉइंट, ये पॉइंट, इधर पॉइंट लिखा उसका ऑपोजिट यहाँ लिखें, इधर लिखा उसका ऑपोजिट यहाँ लिखें। जैसे इधर आप सार्वजनिक क्षेत्र में लिखें सरकार का नियंत्रण है, इधर लिखें निजी नियंत्रण है, इधर ये लाभ का इश्यू नहीं है, इधर ये लाभ के ऊपर चलता है, तो ऐसे अंतर आप लिखें। फिर आ गया अपना खंड दय। खंड दय जो है इसके अंदर क्या होता है, बड़े प्रश्न है, 200 से 250 शब्दों में उत्तर आपको निबंधात्मक टाइप है, ये 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो आपको करने, एक आ जाएगा आपके पास मानचित्र का, ठीक है, 2 ही करने हैं। तो पहला देखिए अथवा में रहेगा ये भी, इसमें आप डिवाइड कर दिया तो बड़ा अच्छा हो गया। तो डिवाइड कर दिया तो 2-2 अंकों के हो जाएंगे। तो पहला है देखो वस्तु विनिमय के दोष बता दीजिए। अब देखो दोष में क्या होता है, अब ये है लंबी चौड़ी कहानी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मोटी सी बात बता दूं। इसमें क्या होता है, विनिमय यानी एक तो देगा और एक लेगा, उन दोनों को ढूंढना, खोजना बड़ी विकट समस्या है। जैसे मान लीजिए घी के बदले में गाय लेना है तो घी बेचने वाला ढूंढो, गाय लेने वाला ढूंढो, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मुद्रा के कार्य क्या है, अब ये सारी, अब मुद्रा से क्या हो गया, लेन देन जो है ना का माध्यम होगी, ये लेन देन का माध्यम होगी, रख रखाव आसान हो गया, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। फिर अथवा में साख है, साख का मतलब समझते हैं आप, ऋण, ऋण लोन जो लेते हैं ना बैंकों से, वो है ये। अब आप साहूकार से भी लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं, ये सारे, ठीक है ना, वो सारी साख। अब ये औपचारिक अनौपचारिक 2 होते हैं, यहाँ पर औपचारिक पूछा है, इसका संक्षेप में विवरण कर दीजिए। तो औपचारिक में क्या आएंगे, बैंक, बैंकों से जो अपन कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं ना, वो है इसके अंदर, पूरा डिटेल लिखे आप। फिर अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आ गया, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव। अब आपको ध्यान है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये साल तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद आप क्या हुआ, देखो नेपोलियन ने जो राज किया था ना, और उसके अंदर क्या हुआ, फिर उसके नियंत्रण में जो भी एरिया थे ना उनमें बड़े सुधार हुए। और एक्चुअल में फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो राजतंत्र था वो पुनः स्थापित हो गया, नेपोलियन वापिस सर्वेसर्वा हो गया। 1804 में नेपोलियन की संहिता बन गई। और जन्म, इसमें क्या बहुत सारी बातें आ गई, जैसे जन्म के ऊपर आधारित जो विशेषाधिकार मिले हुए थे,
वो सारे खत्म कर दिए, काफी बदलाव हुए थे, ठीक है। ये आप पॉइंट वाइज लिखें। फिर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास लिखें और ये यूरोप से किस प्रकार से भिन्न था ये भी आप मेंशन करें। तो आप जानते देखो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई फंडा ही नहीं था, ब्रिटेन देश था ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, ये पहचान वाले अलग अलग ग्रुप थे। फिर क्या हुआ, 1688 का साल आया। 1688 के अंदर क्या हुआ था, देखो ये मैंने बताया, मोटा आइडिया दिया है, ये शुरुआत यहाँ से कर लो आप। 1688 में क्या हुआ कि इंग्लैंड बन गया, ये इंग्लैंड बना और यहाँ पर जो थोड़ी सी राजतंत्र का जो उस टाइम में दबदबा था ना वो यहाँ पर कम हो गया। फिर आया 1707, मोटी मोटी बता रहा हूँ मैं। 1707 में क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट पर्सन था, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ मैं। 1707 में क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ। फिर आयरलैंड जुड़ता है, तो आयरलैंड के अंदर वही बात है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे ना उनके बीच में दंगा मस्ती हुई और अंग्रेजों ने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे उनका सहयोग किया, उनकी मदद की, कैथोलिकों ने विरोध किया, ये बहुत सारी बातें आप लिख देना। और फिर 1801 आया। 1801 में क्या हुआ, 1801 में आके आयरलैंड को बलपूर्वक कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पर ये ब्रिटेन बना, ये बनता है ब्रिटेन, ठीक है, और यहाँ जाके ये स्थापित होता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप स्टेप टू स्टेप लिख लेना। अब आ गया अपना मानचित्र आ गया। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग गया। आप पूरा वीडियो सभी तक शेयर करें, इसको सब तक भेजें, मैंने बड़ी मेहनत की है। तो देखो ये आपके जो खनिज वाला पार्ट है ना वहाँ से आएगा मानचित्र, आप ध्यान दें। खनिज वाले में जो 3 मानचित्र हैं उन्हीं में से एक फिट बैठा देंगे। देखो इसमें सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी और नवेली ये पूछा है। और अगले में पूछा है नरेरा, राउतबाटा अथवा में है, और कलकपुम, तारापुर, ठीक है। तो अब मैं मानचित्र यहाँ मैंने 2 ले लिए हैं। देखो पहले वाले में क्या पूछा था, सिंगरेली, देखो ये है, ये रहा सिंगरौली, और फिर पूछा है रानीगंज, ये रानीगंज रहा, ठीक है ना। ये क्या है, ये बताओ मानचित्र कौन सा है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाला मानचित्र है, ये आपके खनिज संसाधन वाले पार्ट से है ये। और फिर सिंगरेनी, ये है सिंगरेनी, ठीक है ना, ये सिंगरेनी, ये कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है। और फिर पूछा है नवेली, ये है, ठीक है। तो ये हो गया पहला मानचित्र। अथवा में दूसरा ले रहा हूं मैं। अथवा में दूसरे में क्या पूछा था, देखो ये ऊर्जा संयंत्र है, उसमें से है ये सारे। तो इसमें देखो ये नरोरा, नरोरा कहाँ है, नरोरा देख लें आप, नरोरा ढूंढ लें आप, नरोरा मैं भी देख रहा हूँ, आपको मिल जाएगा नरोरा, ठीक है। आप ढूंढे, ये रहा यूपी में है नरोरा, नरोरा आ गया, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और फिर है रावतबाटा, राजस्थान में है, कोटा के पास रावतबाटा आ गया। और फिर है कलकप्पम, अब कलपक्कम ये आ गया, ठीक है। और फिर है तारापुर, ये है बॉम्बे के पास तारापुर, ठीक है। तो ये आ गया मानचित्र, बड़ा आसान आएगा मानचित्र अथवा में। तो ये पूरा वीडियो आप सभी तक भेजें इसको, मैंने बड़ी कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे आगामी समय में और मॉडल तैयार करके आप तक भेजें। फिलहाल इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। आप सभी इसमें जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक समय समय पर भेजने का प्रयास करते रहते हैं। लाइक ज़रूर करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में डालिए। फिलहाल इसको बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।